नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये जो चैप्टर है इसकी आज जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, मतलब चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है हम आज आपको वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी ये जो चैप्टर का नाम है ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो इसमें ज्योमेट्री जो है वो होती क्या है, मतलब ज्यामिति। यदि हम इसको हिंदी में देखें तो ज्यामिति आखिर होती क्या है। तो ज्यामिति देखिए क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजिशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि ज्यामिति जो है, मतलब ज्योमेट्री जो है वो गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, साइज के बारे में, शेप्स के बारे में, पोजीशंस के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायमेंशंस, ये इतनी चीज़ें हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो ज्योमेट्री हो गई कि ज्योमेट्री होते क्या है, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है एक्सियोम्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपकी पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़ना है। पहला है आपका एक्सियोम्स, दूसरा पोस्टुलेट्स। ठीक है, देखिए एक्सियोम्स को हम क्या बोलते हैं, अभिग्रहित, हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिधारणाएं। अब इस चैप्टर में हमें जो दो चीज़ें पढ़नी हैं, पहला एक्सियोम्स और दूसरा जो है पोस्टुलेट्स। इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनको जाने बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सियोम्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम, अभिग्रहित। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिग्रहित। तो ये आखिर होता क्या है, देखिए क्या होता है, रूल्स और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स के कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो सब मानते हैं कि ये जो रूल और जो प्रिंसिपल हैं वो एकदम सही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अभिग्रहित कहलाते हैं या एक्सियोम्स कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपका पोस्टुलेट्स, मतलब अभिधारणाएं। ये क्या होती हैं, टू अज्यूम और क्लेम एज ट्रू। ठीक है, क्या है, टू अज्यूम और क्लेम एज ट्रू। फिर इसके आगे है assumptions that were specific to ज्योमेट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लेम किया जाता है कि मतलब जो हम कह रहे हैं ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, क्लेम किया जाता है कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियोम्स के अंदर जो भी पढ़ेंगे उसका यूज हम मैथमेटिक्स में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभिधारणाओं में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका यूज हम ओनली ऑन किस में कर सकते हैं, ज्योमेट्री में ही इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो एक तो ये आपकी एक्सियोम्स है और दूसरा पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने जो है 7 एक्सियोम्स दिए थे और 5 पोस्टुलेट्स दिए थे जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पूरा चैप्टर आपका इन दोनों चीज़ों पर ही बेस्ड है, अभिग्रहित पर और अभिधारणाओं पर। यदि ये आपने अच्छे से समझ लिए, ठीक है, ये इसके 7 रूल और इसके 5 रूल, यदि ये आपको अच्छे समझ में आ गए तो ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 एक्सियोम्स। अब जो आपके 7 एक्सियोम्स मतलब अभिग्रहित हैं उनको हम समझते हैं। तो देखिए पहला वाला आपका क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। ठीक है, ये हिंदी में इसका है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तथा एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि ऐसी वस्तुएं मतलब ऐसी चीजें जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो
तो वो एक दूसरे के मतलब आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आपका x बराबर है किसके, y के, ठीक है, x किसके बराबर है, y के, और फिर यहाँ पे आपका y बराबर है किसके, z के, तो यहाँ पे हमारा x जो है वो भी किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे वही शो किया गया है कि x किसके बराबर होगा, z के बराबर। अब इसको नंबर के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या है कि x मान लीजिए आपका कितना है, 10 मान लिया हमने, सपोज किया कि x आपका कितना है, 10 है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था कि x बराबर है आपका y के, x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यदि x हमारा कितना है, 10 है, तो y भी हमारा कितना होगा, 10 होगा। और जब y 10 है तो यहाँ पे y किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो y 10 होगा तो z भी आपका कितना होगा, 10 होगा। मतलब हम यहाँ से शुरू किया था हमने x से, तो x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 थी, और z पे आए हैं तो भी आपकी z की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट है आपकी फर्स्ट अभिग्रहित, ये इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव करता है ये एग्जाम्पल। देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपके पढ़ के, क्या था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, ठीक है, ये दो वस्तुएं ले ली हमने जो एक ही वस्तु के बराबर थी, ठीक है, तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। तो ये जो है ना, ये एक दूसरे के भी क्या है, इक्वल है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, यदि हम इक्वल्स को इक्वलों में क्या करें, ऐड करें तो क्या होगा, द होल आर इक्वल, तो उसका होल भी क्या आएगा, उसका पूरा भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। देखो मान लीजिए आपके पास कोई दो चीजें हैं जो इक्वल हैं, ठीक है, अब उन दोनों चीजों में हम कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं, मतलब कोई दो बराबर चीजें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उन दोनों बराबर चीजों को ऐड करने के बाद भी उन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि आपके और आपके दोस्त के पास 5-5 पेन है, ठीक है, यहाँ देखिए, यदि आपके और आपके दोस्त के पास 5-5 पेन है, ये होगा यू, ये होगा योर फ्रेंड, कितने कितने पेन है, 5-5 पेन है, ठीक है, इक्वल है दोनों के पास। उसके बाद यदि आपके टीचर ने आपको 2-2 पेन और दे दिए, कितने पेन दे दिए, 2 इसको भी दे दिए, मतलब आपको भी दे दिए और आपके फ्रेंड को भी 2 पेन दे दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके पास भी 7 होंगे, आपके पास भी, आपके फ्रेंड के पास भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इक्वल में हम कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं तो उनका दोनों का जो सम होगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यदि हम बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए या घटाते हैं तो शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी जो सेकंड पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। तो वही देखिए आपके पास क्या है, x है, y है, उसमें यदि हम z जोड़ देते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा, x z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y z, मतलब टोटल क्या आएगा आपका x y। वही नहीं तो इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है तो वही पेन वाला देख लेते हैं। अब देखो आपके पास 5 पेन थे और 5 पेन आपके फ्रेंड के पास थे, उसमें से 3 पेन जो है वो मान लीजिए टीचर ने आपसे ले लिए, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 2, और आपके फ्रेंड के पास भी कितने बचेंगे, 2। मतलब कि जो भी आपके पास इक्वल होगा उसमें से यदि दोनों में से ही इक्वल घटा दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास फिर भी दोनों के पास इक्वल बचेगा। तो ये था थर्ड। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ है आपकी, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका हिंदी में है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब बात आती है कि संपाती या कोइंसाइड होता क्या है, ये होती क्या है। तो देखिए ये होती हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर हों, मतलब मान लीजिए ये आपका एक डॉट है, इसको ऊपर ही जस्ट ऊपर एक डॉट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका संपाती या कोइंसाइड कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींची है
ए बी, जो कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर। और उसके जस्ट ऊपर यदि हम, यहाँ मैंने अलग खींच के शो किया है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर यहाँ से यहाँ तक हम यदि लाइन खींचते हैं तो वो भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बार फिर मैं पढ़ के बता देता हूँ कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th वाला, क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, क्या है, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक आपको क्या है, सर्कल दिया हुआ है, उसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमने क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया। तो आपके पास कितना पार्ट बचा, ये वाला हमने क्या कलर्ड कर दिया। तो ये जो पार्ट है ना, ये अपने, मतलब ये जो पूरा है सर्कल, ये पूरा सर्कल इस पार्ट से बड़ा होगा, यही बताया इसमें, ये जो सर्कल है इस पूरे पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो भी कोई भी पार्ट रहेगा ना वो अपने पूरे से क्या होगा, छोटा ही रहेगा। यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि कोई भी पार्ट जो है वो रहेगा वो अपने पूरे से, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पार्ट निकाल लिया तो ये अपने पूरा, मतलब पूरा इसका क्या होगा, होल क्या होगा, पूरा सर्कल होगा। तो वो ये जो पार्ट है वो अपने सर्कल पूरे होल पार्ट से क्या होगा, कम ही होगा। इसके बाद 6th देखते हैं। 6th है आपका थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वस्तुओं के दुगने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास 2a है, ठीक है, क्या है 2a, आपकी वस्तु क्या है, यहाँ पे a है, वस्तु क्या है आपकी a, और उसका हमें कितना करना है, दुगना। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x, और 2a इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, y। तब x क्या होगा, y के बराबर होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको a की वैल्यू हमने रख ली 5, कितनी रखी, 5। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ये मतलब आपकी निकली x की वैल्यू, और 2 इंटू 5 मतलब 10, ये किसकी वैल्यू, y की। तो x और y जो है आपके इक्वल होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी। तो एक ही वस्तु के दुगने परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 7th क्या है आपका, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमसे क्या पूछा था, दोगुने पूछा था। अब क्या आ गया यहाँ पे, हाफ पूछा, मतलब आधा पूछा है। तो फिर वही सेम लेते हैं हम। मान लीजिए आपकी कोई वस्तु क्या है, a है, उसका हमें क्या करना है, हाफ। तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x, और यहाँ पे a/2 इज इक्वल टू y, ये हमने मान लिया है। अब इसके बाद a की वैल्यू यदि हम 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। ये किसकी वैल्यू निकली, x की, और 6/2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3, ये किसकी वैल्यू निकली, y की। तो यहाँ पर भी x और y क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, यही इसमें बताया गया था। 7 एक्सियोम्स के बाद आते हैं हम 5 पोस्टुलेट्स पे। ठीक है, मतलब 5 अभिधारणाओं पे। तो इसमें पहली अभिधारणा है आपकी, आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए A, और दूसरा पॉइंट लिया B। तो A से B के बीच में हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ओनली 1 ही खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, केवल एक। कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है यहाँ पे, ओनली 1 लाइन ड्रॉ ही हो सकती है। यदि आपके पास एक बिंदु हो, कितना हो, एक बिंदु मतलब एक पॉइंट हो, तो उससे बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लीजिए एक पॉइंट लिया था, तो उसके बाद एक ये चली गई लाइन, एक ये यहाँ, एक ये इस साइड, एक ये इस साइड। ठीक है, तो एक लाइन, एक पॉइंट होता है तो आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं,
लेकिन जब 2 पॉइंट होते हैं तो केवल कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, एक लाइन ही ड्रॉ हो सकती है। सेकंड पोस्टुलेट से आपका अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ठीक है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लाइन ली थी ए और बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट थे आपके ए और बी। अब इससे हम आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस इसको आपको ये याद रखना है कि एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए ये एक सेंटर लिया, तो इससे हम कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये लिया तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, हम कहीं भी पॉइंट लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और किसी त्रिज्या से, मतलब उसका जो रेडियस है उसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी रेडियस थी, फिर यहाँ पे बड़ी हो गई, इसको हम और बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप कितनी भी बड़ी रेडियस लेकर एक क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थर्ड थी आपकी। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाली जो है आपकी सबसे इजी है। उसमें क्या है, आपको सिर्फ ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए एक ये राइट एंगल दिख रहा है, ये यदि इस टाइप का बनाएंगे तब भी यहाँ पे 90 बनेगा, इस टाइप से बनाएंगे तब भी आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। फिर इस टाइप से बनाएंगे तब भी आपका 90 बन रहा है, इस टाइप से बनाएंगे तब भी आपका 90 बन रहा है। तो सभी समकोण, ठीक है, मतलब ऑल राइट एंगल्स क्या होंगे, आपके बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ वाला, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग on two straight lines make that interior angle on the sum sides of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that sides on which the sum angles is less than two right angles। यदि इसको हम हिंदी में देखें तो ये क्या होगा कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और दो अंतःकोण, मतलब इंटीरियर एंगल, इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक है। तो ये लास्ट थी इसके। तो इनको आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा, ये तभी आपको समझ में आएंगी। और इस पूरे चैप्टर में आपको बस यही चीज़ें हैं जो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे पूरे इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।